नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2014 से 2019 तक और उसके बाद भी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, तब तक कह लें, या 2023 में और राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उस समय तक कह लें, नरेंद्र मोदी ने एक जो आज़ादी के बाद से मुस्लिम वोट का वीटो चल रहा था उसको तोड़ दिया। असम जैसे राज्य में तोड़ दिया जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके अलावा बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां तोड़ दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव नतीजे इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है? ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको एक इकोसिस्टम जो है को नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है, नरेंद्र मोदी इस मामले में असफल हो गए हैं। कुछ चुनाव में ज़रूर उनका असर रहा, लेकिन उसके बाद से अब 2024 का नतीजा बताता है कि उसका असर जो है वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। अब इसको जोड़ा जा रहा है कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से, जिसमें मुस्लिम वोट शिफ्ट हुए कांग्रेस की तरफ। उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सिर्फ इसलिए बनी कि जेडीएस से, जनता दल सेकुलर से, मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। इसी तरह से तेलंगाना में बीआरएस के साथ जो मुस्लिम वोट था वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। तो दोनों राज्यों में कांग्रेस को उसका लाभ हुआ और इन दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजों के आधार पर ही, उन्हीं के कारण अखिलेश यादव के मन में आशंका पैदा हुई कि अगर उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े तो हो सकता है मुस्लिम वोट बट जाए। मुसलमान इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो उनको ये तो इत्मीनान था कि बसपा उनका मुस्लिम वोट नहीं काट पाएगी, लेकिन उनके मन में ये आशंका जरूर थी कि कांग्रेस अगर अलग लड़ेगी तो हो सकता है उनका मुस्लिम वोट काट ले। और इसी आशंका के चलते उन्होंने कांग्रेस से समझौता गठबंधन करने का फैसला किया, वरना कांग्रेस का 2022 के असेंबली चुनाव में कुल वोट प्रतिशत जो था वो 2.3% था। तो कांग्रेस के पास कोई वोट ही नहीं बचा था। लेकिन ये जो मुस्लिम मतदाता का बदलता हुआ सेंटिमेंट था, उसको भांप कर अखिलेश यादव ने तय किया कि कुछ सीटें छोड़नी पड़े तो ठीक है, इसका फायदा मिल सकता है और मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन उनके पक्ष में हो सकता है। और वो हुआ भी। 92% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को गया। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि लाभार्थी वर्ग बनाने से इसको तोड़ा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है? उनको भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि मुसलमान भाजपा को वोट देने लगेगा, लेकिन जो उनकी अपेक्षा रही होगी, कम से कम इतनी अपेक्षा रही होगी कि मुसलमान जो आज़ादी के बाद से लगातार उस पार्टी को वोट देता रहा जो बीजेपी को हरा सके, तो उसकी इस सोच में परिवर्तन आएगा। वो अपनी पसंद के किसी उम्मीदवार को, अपनी पसंद की किसी पार्टी को वोट दे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो रणनीतिक रूप से ये तय करता है कि वोट सिर्फ उसको देंगे जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो, तब बीजेपी का नुकसान ज़्यादा होता है। तब बीजेपी जो है, अलग अलग राज्यों में ये संख्या अलग अलग है, प्रतिशत अलग अलग है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है 17-18% माइनस से शुरू करती है। तो ऐसे में उसको जीत के लिए बाकी जो हिंदू समाज है उसको एकजुट करने की ज़रूरत पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि किसी तरह से वो इस बात में सफल हो सके कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, लेकिन वो ज़्यादातर मौक़ों पर इसमें असफल रही है। सफलता उसको जो मिली 2014 से, वो गैर मुस्लिम वोटों की एकजुटता से मिली। वो जो सामाजिक समीकरण की हम बात करते हैं, अति पिछड़ा और दलित और आदिवासी समाज को जोड़ने की बात करते हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती रही। लेकिन दो मुद्दे हुए। लाभार्थी वर्ग तो बना मुसलमानों में भी और हिंदू समाज में भी बना, लेकिन लाभार्थी वर्ग जो है 2024 में न मुसलमानों में चला, वो चलना नहीं था, और न हिंदुओं में चला।
भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी वर्ग जो मुसलमानों में बनाया, ज़्यादातर फायदा उसका पसमानदा समाज जो अजलफ कहलाता है उसको मिला। लेकिन जैसे ही मजहब का नाम आता है, अशरफ और अजलफ की दीवार गिर जाती है, फिर दोनों एक हो जाते हैं। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार अशरफ समाज के लोग हैं। वो तय करते हैं कि अजलफ यानी पसमानदा समाज कहां वोट करेगा। इसी को तोड़ने की कोशिश में पसमानदा की ओर इतना ज्यादा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि ये टूटेगा, जो अशरफ समाज का शिकंजा है अजलफ पर यानी पसमानदा पर, वो टूटेगा, तो उससे स्थितियां बदलेंगी। लेकिन अब ये समझ लेना चाहिए बीजेपी को कि वो शिकंजा नहीं टूटने वाला। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिले हैं। 3 तलाक का कानून बनाया, उसके अलावा जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थीं, उनमें आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को लाभ पहुंचाया, और एक भी दंगा नहीं होने दिया पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में, और देश में भी नहीं होने दिया। उसका फायदा किसको हुआ? आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी। नहीं, हर आतंकवादी घटना के साथ लोग मुसलमानों को शक की नजर से देखते थे, तो आतंकवादी घटनाएं रोक दी, दंगा रोक दिया। दंगों में गरीब हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे, तो दंगा रुकने से, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि अब हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जो है वो निर्भय होकर अपना व्यापार, अपना कामकाज कर सकते हैं, घर से बाहर आ जा सकते हैं। लड़कियां, महिलाएं जो है किसी भी समय घर से बाहर निकल सकती हैं, लौट सकती हैं। इस सब के बावजूद मुसलमानों में चला सिर्फ धर्म, और इस बार जो है हिंदुओं में चली जाति, और जाति को चलाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया। उसका जो नैरेटिव गढ़ा गया उसका असर हो गया। मायावती का जो वोट घटकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.8 यानी लगभग 13% आ गया था, वो गिरकर 9% पर आ गया। ये पहली बार हुआ कि जाटव समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भाजपा को नहीं दिया, और गैर जाटव दलित भी खिसककर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की तरफ गया। ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी हार थी, और उससे बड़ी हार मेरा मानना यह है कि इसका पता नहीं चला बीजेपी को, उसके संगठन को इसका अंदाजा भी नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो संगठन की खामियां जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन पूरी तरह से बीमार है, जर्जर हो चुका है। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बात मैं कर रहा था कि क्या मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना जो सामाजिक समीकरण था, जो बनाया था 2013-14 में, उस पर कायम रहती, उसको बरकरार रख पाती, तो रिजल्ट कुछ और होते। तो बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है, महाराष्ट्र में हार हुई है, राजस्थान में जो हार हुई है, हरियाणा में जो हार हुई है, वो मुस्लिम वोटों के कारण नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो ये पूरे देश में एक तरह का दिखाई देता। फिर वो कर्नाटक में भी दिखाई देता, जो उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखा। वो बिहार में भी दिखाई देता, जहां मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ज़्यादा ही है, वहाँ भी उस तरह से दिखाई नहीं देता। 40 में से 30 सीटें एनडीए जीत कर आया है। तो ये असर जो है, ये कहना कि मुस्लिम वोट का वीटो फिर से लौट आया है, ये एक फिर से नया झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। अगर मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया होता तो असम में बीजेपी को, एनडीए को इतनी सीटें न मिलती। अगर मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया होता तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे राज्यों में इतनी सीटें न मिलती। तो इसका मतलब यह है, मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है, यह कहानी बनाने की अब कोशिश होगी, और लगातार इसको प्रचारित किया जाएगा। ये एक नैरेटिव लगातार चलाया जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है उसको कम आंकने की कोशिश हो। अब आप रिजल्ट को बार बार देखिए और उसके आंकड़ों को देखिए।
उससे आपको समझ में आएगा, चूंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था एनडीए के लिए और 370 पार का नारा दिया था बीजेपी के लिए, इसलिए ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत कम लगता है जैसे बीजेपी हार गई हो। मतलब जीतने वाली पार्टी के बारे में ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वो हार गई है। आजादी के बाद से जितनी भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं, ये पहली गठबंधन की सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, चुनाव पूर्व गठबंधन। बाकी जो गठबंधन बने जिनकी मेजॉरिटी बनी वो चुनाव के बाद के गठबंधन से जो है उनकी मेजॉरिटी बनी संसद में। ये पहला गठबंधन है जो चुनाव पूर्व गठबंधन बना और बहुमत लेकर आया। ये पहला गठबंधन है जिसकी, गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, 1991 की नरसिम्हा राव सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो मतलब कम से कम आम चुनाव में उनको 240 सीटें नहीं मिली थी, 232 मिली थी। बाद में पंजाब चुनाव के बाद उनकी सीटें बढ़ गई थी और कुछ बाई इलेक्शंस की वजह से 243-44 सीटें हो गई थी। वो अल्पमत की सरकार थी जिसने बाद में खरीद फरोख्त करके अपना बहुमत बनाया। तो 240 सीटें लेकर गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आज तक नहीं आई है, वो बीजेपी को मिला है। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको 99 सीट्स मिली हैं, उससे लगभग 2.5 गुना सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस लोकसभा में, जो बहुमत से सिर्फ 32 सीटें दूर है। तो उस पार्टी को हारा हुआ बताया जा रहा है, जो 543 में से सिर्फ 99 सीटें लेकर आया, उसको जीता हुआ दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये मुस्लिम वोट के वीटो के लौटने, उसकी ताकत के लौटने का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें कोई दम है नहीं। ये होता हुआ आपको तभी दिखेगा, इसके बारे में परसेप्शन तभी बनेगा जब हिंदू जातियां विभाजित होंगी। हिंदू धर्म के नाम पर एक नहीं होता और मुसलमान मजहब के नाम पर बढ़ता नहीं। भारत के चुनावी राजनीति की कहानी है कि जैसे ही मजहब का नाम आता है, मुसलमान सारे लाभ भूल जाता है, सारी योजनाएं भूल जाता है, सारे मतभेद भूल जाता है, और उसके साथ किसने क्या किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा उसके राज में दंगे हुए, उसको भूल जाता है और कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाता है। तो कहीं समाजवादी पार्टी, जिसने स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा कराया 2013 में, और अखिलेश यादव जब तक मुख्यमंत्री रहे मुजफ्फरनगर नहीं गए। मुजफ्फरनगर का दंगा देश में पहला दंगा था जिसमें दंगा पीड़ित कैंप में रहे, टेंट में रहे, उनको कैंप और टेंट में रहना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को जाता है और गया भी। ये बात जो है मायावती ने कही कि उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट हमने दिया, लेकिन मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। अब इसी के बरक्स दूसरा सवाल देखिए, क्या बीजेपी से पूछा जाता है कि आपने किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? तो भाई सवाल यह है कि बसपा ने तो इतनी बड़ी संख्या में, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकट अगर मुसलमानों को किसी पार्टी ने दिया तो बसपा ने दिया, फिर उसको वोट क्यों नहीं मिला? और उससे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां कांग्रेस ने एक समय एक मुसलमान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को तो छोड़िए, पूरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें शरद पवार की भी पार्टी शामिल है, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी शामिल है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उद्धव ठाकरे, जिनको आजकल मुसलमानों का वोट मिलने लगा है, वो इसलिए कि वो सबसे ज्यादा बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तो बीजेपी को गाली देने वाले को मुसलमान पसंद करता है, ये मुसलमान बार बार चुनाव दर चुनाव बताता रहता है। मैंने वीपीसी का एक किस्सा सुनाया था आपको, आज रिपीट करके बोर नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नीतियों के स्तर पर, कार्यक्रमों के स्तर पर मुसलमानों की मदद की जितनी भी कोशिश कर ले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलने वाला है। उनको अपनी नीतियां बनाते समय, कार्यक्रम बनाते समय ये बात मानकर चलनी चाहिए
कि कुछ भी कर लें, अगर नरेंद्र मोदी अपना सर काट कर आगे रख दें तब भी मुसलमान उनको वोट नहीं देने वाला। और जिन्होंने मुसलमानों का सर काटा है उनको वोट देने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये बुनियादी बात जब तक भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी, और खास तौर से मैं कह रहा हूं जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझ में आएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में जो है उनकी ओर एक नया अभियान चला है, एक नई चाहत जागी है मुसलमानों को जोड़ने की, कि हमारा डीएनए एक है तो हम एक ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। सवाल यह है, आप मानते रहिए, आपके सामने वाला मानने को तैयार है क्या? आपके सामने वाला इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? तो आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहिए। फिर मैं कह रहा हूं, हर वीडियो में कहता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमान के साथ कोई भेदभाव किया जाए, कोई लड़ाई झगड़ा किया जाए, लेकिन यह बात सोचने की है कि जो आपका निरंतर विरोधी है और किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति दूसरी तरफ हो, चाहे जितना सताया जाए दूसरे पक्ष द्वारा, लेकिन वो उनके साथ ही रहेगा। आप चाहे जितना उसके लिए कर दें, आपके साथ नहीं आएगा। तो आप मान कर चलिए कि जिस भी प्रदेश में जितने % मुस्लिम आबादी है उसको माइनस करके आप वोट जुटाने की कोशिश कीजिए, वरना ये लोगों के मन में सवाल आने लगेगा। हिंदी फिल्म का एक गाना है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है यही करती है। उसके लिए हिंदू प्राथमिकता में नहीं रह जाता, मुसलमान प्राथमिकता बन जाता है। ये रोग उसका जा नहीं रहा है। ये अटल जी के जमाने में भी देखा हम लोगों ने, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भी देख रहे हैं। इस नीति पर जब तक भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार नहीं करती, जब तक हिंदू समाज का राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं करती, वो अभियान तेज नहीं करती, तब तक उसको ऐसे झटके लगते रहेंगे, कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में। जब भी वो अपने इस प्रयास में सफल होती है उसको सफलता मिलती है। 91 को याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, सपा बसपा के ताकतवर रहते हुए, और उस समय तो जनता दल भी था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अकेले स्पष्ट बहुमत मिला। उस समय 425 की विधानसभा थी, बंटवारा नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। तो वो मिला था सिर्फ इसलिए कि अपने सामाजिक समीकरण को और हिंदुओं को साथ जोड़ने में भाजपा कामयाब रही थी। तो उसके सामने उदाहरण है, एक नहीं दसियों उदाहरण, कि किस रणनीति पर चलने से उसको फायदा होता है और किस रणनीति पर चलने से उसका नुकसान होता है। इसके बावजूद अगर आप बार बार ऐसी रणनीति पर लौट कर जाते हैं जिससे घाटा होता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी रणनीति में या रणनीतिक समझ में कुछ तो खामी है, कुछ तो समस्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा किसी भी दृष्टि से, ये उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है। मैं पूरे देश के स्तर पर बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान वोट नहीं मिला बीजेपी को, इसलिए वो हार गई, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुसलमान वोट कब मिलता रहा बीजेपी को? अटल जी को मॉडरेट कहा जाता था, नरमपंथी कहा जाता था, मुसलमानों के हित में बोलने वाला माना जाता था, तब भी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने जितना किया है पिछले 10 साल में मुस्लिम समाज के लिए, आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने नहीं किया। न नेहरू की सरकार ने किया, न इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, न राजीव गांधी की सरकार ने किया, न नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। इसके बावजूद भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता। लेकिन भाजपा ये करके दिखा चुकी है कि मुस्लिम वोट का वीटो वो खत्म कर सकती है, और उसने किया भी है। 2024 के चुनाव का नतीजा, फिर कह रहा हूं, मुस्लिम वोट के वीटो की वापसी की कहानी नहीं कहता है। ये भारतीय समाज में हिंदू समाज के बंटवारे की कहानी कहता है कि हिंदू समाज
छोटी से छोटी बात के लिए अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। धर्म उसके लिए कभी जो है वो जुड़ने का माध्यम नहीं बनता ज्यादा समय तक। धर्म के आधार पर वो जुड़ता है तात्कालिक रूप से, जब उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट दिखाई देता है, या जब उसके साथ कोई और मुद्दा जो है जो जाति से जुड़ा ना हो तब वो जुड़ता है। जैसे ही जाति का मामला आता है, और इस बार के चुनाव में मैं मानता हूं सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा, एक झूठ चला। एक झूठ ने चुनाव का नतीजा बदल दिया कि भाजपा अगर तीसरी बार आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। उस मुद्दे ने चुनाव का पूरा परिणाम बदल दिया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।